हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। हमें पता है कि हम भोजन करते हैं जिससे कि हमें ऊर्जा प्राप्त हो, हम अपने कार्य करने के लिए शक्ति प्राप्त कर सकें और हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार का भोजन करता है। भोजन से हमें पोषण प्राप्त होता है और यह भोजन हमें अपने आसपास के वातावरण से विभिन्न प्रकार के पदार्थों से प्राप्त होता है और फिर ये भोजन हमें पाचन क्रिया के माध्यम से हमारे शरीर का अंग बनकर शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए हमें संतुलित आहार लेने की ज़रूरत पड़ती है। प्रश्न उठता है कि संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार लेने से शरीर मजबूत तो बनता है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। संतुलित आहार से दिमाग भी तेज और स्वस्थ बनता है। तो संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार ऐसा भोजन जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि एवं विकास हेतु आवश्यक सभी तत्व एवं घटक, सभी तत्व यानी प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, जल और खाद्य रेशे, ये सभी चीज़ें उपस्थित हो तो ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार या बैलेंस डाइट। अब इसके साथ साथ जैसे अपन बात होती है कि जो संतुलित आहार है, अगर संतुलित इनमें से कोई चीज़ कम हो जाए या अपन नहीं खा पाएँ या कोई चीज़ हम नहीं यूज़ कर पाएँ तो ऐसा भोजन क्या कहलाएगा? ऐसा भोजन कहलाएगा असंतुलित भोजन। ऐसा भोजन जिसमें शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक घटक उपस्थित नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? असंतुलित भोजन या अनबैलेंस्ड डाइट। अगर किसी भी पोषक तत्व की भोजन में कमी या अनुपलब्धता हो, चाहे वो हमारे किसी कमी के कारण हो या हमारी आदतों के कारण हो, कि जैसे हम एक सिंपल सी चीज़ें, हम मोस्ट ऑफली आप बच्चे आपस में कहते हैं हमें दूध नहीं पीना, दाल नहीं खानी, सब्जी नहीं खानी, तो ये सब चीज़ें क्या है? सब चीज़ उपलब्ध होते हुए भी हम जब उनको नहीं ग्रहण करते हैं तो वो असंतुलित भोजन की उपस्थिति में आता है। और इसी असंतुलित भोजन को जब हम लगातार यूज़ करते हैं, कि जैसे आपने दूध लगातार नहीं पिया तो दूध में उपस्थित पोषक तत्व आपके भोजन के अंदर उपस्थित नहीं होंगे और आप उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। तो यह कहलाता है कुपोषण। यानी भोजन में लंबे समय तक किसी पोषक तत्व की कमी को कुपोषण कहते हैं, जैसे खनिज कुपोषण, विटामिन कुपोषण आदि, जिससे हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है और ऊर्जा विहीन हो जाता है। हम अपनी दैनिक दिनचर्या के कार्य करने में भी असक्षम हो जाते हैं। अब जो कुपोषण है, उस कुपोषण को हम जो हमारे पोषक पदार्थ हैं उनके साथ साथ लेते हुए अलग अलग प्रकार के कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण यानी भोजन में लंबे समय तक किसी विटामिन की कमी। विटामिन आपको पता है कि विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, इस प्रकार से अलग अलग विटामिन होते हैं। तो जब इनमें से किसी एक या एक से अधिक विटामिन की कमी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं विटामिन कुपोषण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए। विटामिन ए की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो उससे हमें रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, जिससे कम प्रकाश या रात के अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देता है। विटामिन B1 या जिसे हम थायमिन भी कहते हैं, इसकी कमी से हमें बेरी नामक रोग हो जाता है तथा जिसके अंदर हमारे हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पेशियां और तंत्रिकाएं कमज़ोर हो जाती है। फिर आता है विटामिन B2 जिसे हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, और इसकी कमी से राइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे हमारी स्मृति, याददाश्त में कमी हो जाती है। हम जो याद करते हैं ना, वो हमें आसानी से याद नहीं होता। हम कहते हैं हमें खूब पढ़ाई की, मैंने 4 घंटे पढ़ाई की लेकिन मुझे याद नहीं हुआ, तो वो क्या है? यानी आपके भोजन के अंदर विटामिन B2 की कमी हो गई है, जिससे कि हमें याद नहीं हो पाता है। साथ ही मुंह के किनारे और होंठ की त्वचा भी फटने लगती है। फिर इसके बाद आता है विटामिन B3 यानी नियासिन। नियासिन की कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो सकता है, जिससे कि जीभ और त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ने लगती है। विटामिन सी
एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से हमें स्कर्वी नामक रोग होने लगता है, जिससे मसूड़ों से खून आने लगता है, त्वचा पर चकत्ते रेड रंग के अलग अलग डार्क और लाइट कलर के स्पॉट्स बनने लगते हैं। फिर आता है विटामिन डी। विटामिन डी यानी कैल्सीफेरल। कैल्सीफेरल की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, जिससे कि पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है और घुटने पास पास आ जाते हैं, यानी हमें चलने में दिक्कत आने लगती है। इस प्रकार से विभिन्न विटामिनों के साथ साथ हमें प्रोटीन की बात करें तो अगर हमारे भोजन के अंदर प्रोटीन की कमी होगी तो हमें प्रोटीन कुपोषण हो सकता है। प्रोटीन कुपोषण भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी से प्रोटीन कुपोषण होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे गरीबी और अशिक्षा के कारण। गरीबी क्योंकि प्रोटीन हमें किससे मिलता है? दूध, पनीर या मांस, अंडा, इन सब से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। अब अगर हम और दालों से, अब दालें बच्चे अपने नहीं खाते, हमें दाल नहीं खानी, दूध नहीं पीना, तो जब ये चीज़ें नहीं खा पाएंगे यानी अशिक्षा, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमें इन चीज़ों से होता है, तो अशिक्षा के कारण भी। और गरीब, जो गरीब तबके का आदमी है वो ये सब चीज़ें आसानी से नहीं खरीद पाता, तो उसके कारण भी शरीर के अंदर क्या हो सकता है? प्रोटीन कुपोषण हो सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे प्रभावित होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे ही तो करते हैं। जैसे जैसे आप जैसे बड़े हो जाएंगे तो उनको तो पता है कि हमें ये चीज़ खाने से ये फ़ायदा होता है, तो हम अगर नहीं भी पसंद है तो एक बार खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन छोटे बच्चे जो चीज़ पसंद नहीं है वो नहीं खाते हैं, तो इसलिए ये जो प्रोटीन कुपोषण होता है ज़्यादातर बच्चों को होता है। प्रोटीन कुपोषण में मुख्य रूप से 2 बीमारियाँ आती है, क्वार्शियोर और मेरस्मस। क्वार्शियोर जिसके मुख्य रूप से क्या होता है, उसमें बच्चे का पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी त्वचा पीली, शुष्क और काली हो जाती है और धब्बेदार होकर फटने लगती है। मेरस्मस में प्रोटीन के साथ साथ अगर हमारे भोजन में वसा की भी कमी हो जाती है तो उसमें बच्चे का शरीर सूख कर दुर्बल, बिल्कुल सूख के कांटे जैसा हो जाता है, आंखें कांतिहीन होकर अंदर धंस जाती है। अपन देखते हैं ना, कई बच्चों को देख के ऐसा लगता है कि उसकी बिल्कुल आँखों के अंदर ही बिल्कुल डार्क पीले रंग की होकर ऐसी धब्बी की, ऐसे लगता है कि अब मरा। तो ऐसे रोग को हम क्या कहते हैं? मेरस्मस। खनिज कुपोषण। अब खनिज कुपोषण में हमें पता है कि विभिन्न प्रकार के खनिज शरीर के संचालन में यानी शरीर की क्रियाविधि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इसकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कमियां उत्पन्न हो जाती है, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। खनिज हमें पता है कि हमारे शरीर के लिए बहुत अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में ही आवश्यक होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी कमी से हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। खनिज पदार्थों का हमारे शरीर में अत्यंत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु इनकी कमी से हमें जो रोग होते हैं वो खनिज कुपोषण कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिजों में सबसे पहले आता है सोडियम, जो कि हमें सामान्यतः नमक से, मछली से, मांस, अंडे या दूध आदि से प्राप्त होता है, और इसका हमारे शरीर के अंदर मुख्य कार्य होता है मांसपेशियों का संकुचन करने में सहायता करना, तंत्रिका आवेगों का संचरण करवाना, शरीर के अंदर विद्युत अपघटन संतुलन को बनाए रखना। अगर आयोडीन की कमी होती है तो ये सभी रोग हमें होने की संभावनाएं रहती है। इसकी कमी से जो मुख्य रोग होता है वो होता है गलगंड या घेंगा रोग, क्योंकि आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रियाविधि कम हो जाती है और थायराऑक्सिन का पोटेशियम, जिसमें तंत्रिका आवेग संचरण तथा विभिन्न प्रकार की कोशिकीय क्रियाओं का संचालन आसानी से नहीं हो पाता है। पोटेशियम हमें सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों से मिलता है। उसके बाद आता है कैल्शियम, जो कि हमें मुख्य रूप से दूध, अंडे और हरी सब्जियों से मिलता है। और कैल्शियम अगर विटामिन डी के साथ अगर हमें नहीं मिले तो हमें हड्डियों संबंधित रोग और दांत हमारे कमज़ोर हो जाते हैं, यानी ये हमें दांतों को मजबूती प्रदान करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? दूध हमेशा खाना पीना चाहिए और साथ में हरी सब्जियों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसके बाद आता है फास्फोरस। फास्फोरस हमें दूध, हरी सब्जियों, बाजरा, रागी, सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, अखरोट आदि से, और जो मांसभक्षी हैं यानी जो
नॉन वेजिटेरियन हैं वो यकृत और वृक्क इत्यादि के खाने से उन्हें फास्फोरस प्राप्त होता है, और यह भी कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद आता है लोह तत्व। लोह तत्व यानी आयरन। आयरन हमें मिलता है यकृत, वृक्क, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही, सब्जियां, गाजर, गुड़ आदि जैसी चीज़ों से हमें आयरन प्राप्त होता है, और आयरन से रुधिर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने का कार्य होता है, और इसकी कमी से हमें एनीमिया या रक्ताल्पता रोग हो जाता है। अब हम बात करते हैं मानव स्वास्थ्य की। मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जल। जल यानी पानी। अब पीने योग्य पानी के क्या क्या गुण होने चाहिए और दूषित पानी के क्या क्या दुष्प्रभाव होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जल ही जीवन है। जल का उपयोग पीने में, भोजन बनाने में, नहाने, बर्तन, कपड़े धोने, कृषि में और उद्योगों में भी किया जाता है। जल पृथ्वी पर पाए जाने वाली एकमात्र ऐसी चीज़ है जो कि तीनों अवस्थाओं में प्राप्त होती है, ठोस में, बर्फ के रूप में, तरल जल के रूप में, गैस जलवाष्प के रूप में, एक साथ प्राकृतिक तौर पर पृथ्वी पर उपस्थित है। जो जल हमें मिलता है उसमें कई तरह के कण और सूक्ष्म जीव होते हैं। उनमें से कुछ तो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं और कुछ हमारे नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जल के क्या क्या लाभ होते हैं हमारे शरीर को। तो शरीर की सभी उपापचयी क्रियाएं जल में ही होती है, जिससे शरीर के सभी अपशिष्ट पदार्थ जल के साथ बाहर निकल जाते हैं। फिर शरीर चुस्त व ऊर्जावान बना रहता है निरंतर पानी के सेवन से। जल पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शरीर में अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है, एलर्जी नहीं होती है, फेफड़ों में अस्थमा और आंतों संबंधित बीमारियां हमको नहीं होती है, पथरी होने का खतरा नहीं रहता है अगर हम निरंतर पानी पीते रहते हैं, सर्दी जुकाम भी नहीं होती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, निरंतर जल का सेवन करना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति को 3 से 4 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि हमें कैसा पानी, जो सामान्य पानी मिल जाता है, क्या हमें उस पानी को पी लेना चाहिए? तो हमें पीने योग्य जो पानी है उसके अंदर क्या क्या विशेषता होनी चाहिए ताकि हम उस पानी का सेवन कर सकें। तो पीने योग्य पानी में सबसे पहला गुण होना चाहिए कि उसका पीएच संतुलित होना चाहिए। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए, तथा साथ ही जल में आँखों में दिखने वाले कण और वनस्पतियाँ नहीं होनी चाहिए, और फिर जल में हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए, जिससे कि हमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं हो। तथा साथ में सबसे बड़ी विशेषता, जल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन तथा पारदर्शी होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का कोई दिखाई देने वाला कण नहीं होना चाहिए। ये गुण वाला पानी ही हम पीने के काम में ले सकते हैं। अब आता है कि अगर हमने ऐसा पानी नहीं पी के दूषित जल पी लिया कि जिसके अंदर दिखाई देने वाले कोई कण हैं या न दिखाई देने वाले किसी कण या सूक्ष्म जीव उस जल के अंदर उपस्थित है, तो उससे हमें क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इससे हमें दूषित जल को पीने से हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। जल में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, विषाणु भी होते हैं, जीवाणु भी होते हैं और प्रोटोजोअन भी होते हैं। तो इनसे विभिन्न प्रकार के अलग अलग रोग हमें हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विषाणु द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं, वो हैं पोलियो, पीलिया, हेपेटाइटिस। इस प्रकार के रोग हमें हो जाते हैं जिनके बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर आते हैं जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोगों के अंदर हैजा, टाइफाइड, आंत्रशोथ, इस प्रकार की बीमारियां हमें हो जाती है। फिर आते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित में अमीबीय पेचिस यानी जो सूक्ष्म जीव हमें सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता, ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमें अमीबीय पेचिस उत्पन्न कर देता है। इसके बाद आते हैं आपके कृमि रूप रोग, जिसमें बाला नारू रोग होता है।
वर्तमान में तो ये एक तरह से हमारे भारत में समाप्त हो चुका है, लेकिन कालांतर में ये हमारे देश के अंदर उपस्थित था। अब इसके लिए कुछ विशेष, अब इसके बाद आता है कृमि रोग। कृमि रोग के अगर अपन बाला रोग के बारे में कुछ विशेषताएं पढ़ें कि ये किस प्रकार से होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं। इस रोग का रोग जनक होता है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, या जिसे सामान्य भाषा में हम बोलते हैं गोल कृमि। इसके लक्षण होते हैं, यह रोग दूषित जल को पीने से होता है, जिसमें मादा गोल कृमि जल में अंडे देते हैं और लार्वा उत्पन्न होते हैं, और ये लार्वा दूषित यानी गंदे पानी के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जो कि किसी घाव से या मुंह से प्रवेश कर सकते हैं, और फिर ये धीरे धीरे पूरे शरीर के अंदर फैल जाते हैं। ये शरीर में आंतों को नुकसान पहुंचाते हैं, और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, गंदे पानी को या जो पानी हम पी रहे हैं उस पानी को छानकर और उबालकर पीना चाहिए।